सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इख्तिलाफात, तकसीम और कन्फ्यूजन, जिसका नतीजा इंतशार। तहरीक इंसाफ के ये 3 चैलेंजेस संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से पार्टी कैडर्स को मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक की कॉल दी गई, मगर उसी रोज़ लाहौर की जेल में कैद PTI के 5 रहनुमाओं ने बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता सियासी मुज़ाकरात को करार दिया। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये ख़त पार्टी के कुछ ऐसे सीनियर लीडर्स की मुशावरत के साथ लिखा गया है जो मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश का मज़बूत जवाब देना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने उनकी इस राय को यकसर मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने ऐलान किया था कि मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, मगर इस्टेब्लिशमेंट सियासी मुज़ाकरात का हिस्सा बनना नहीं चाहती, जबकि DGI SPR वाशगाफ अल्फाज में ऐसे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर चुके हैं। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने बजट सेशन में बैरिस्टर गौहर खान को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म की मुलाकात चौधरी निसार अली खान से हुई। अब चौधरी निसार की इमरान खान से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या चौधरी निसार अली खान की मीडिएशन को PTI कबूल करेगी? दूसरी तरफ सीनियर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से लीडरशिप को लिखा गया ख़त पार्टी में मौजूद इख्तिलाफ राय को मज़ीद गहरा कर रहा है। क्या PTI की आला क़यादत पार्टी के अंदर पाए जाने वाले इन इख्तिलाफी आवाज़ों को अहमियत देगी? अगर नहीं तो PTI के पास सियासी जमूद तोड़ने का क्या मुतबादिल रास्ता मौजूद है? इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। रऊफ साहब, मुझे बताएं, करना क्या है? मुज़ाकरात है, रास्ता एहतजाज है, PTI में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? थैंक यू आदिल साहब। कोई कंफ्यूजन नहीं है PTI में। मेरा ख्याल है कि बात का बतंगड़ बनाना हम लोग बहुत होता रहता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली। मुख्तलिफ आरा पाई जाती है पार्टी में, और ये एक बड़ी नेचुरल बात है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने लोग हैं जो इसमें हैं। आपको 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने देखा था कि किस बहुतात में वोट पड़े हैं और कितनी हमने सीटें जीती हैं। वो और दूसरा जो इसके साथ साथ इशू है आरा होने के साथ साथ, वो है कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आदिल साहब पार्टी की, उसको तकरीबन 30 हफ्तों से खान साहब के साथ नहीं मिलने दिया गया किसी को। और जो कल ट्यूसडे को वकला का और फैमिली का मीटिंग का दिन था, वकला में से 6 लोगों की लिस्ट आती है, उसमें से एक वकील को सिर्फ 1.5-2 मिनट के लिए मिलने दिया गया है। और बहनों में से एक अलीमा बीबी को मिलने नहीं दिया गया, 2 लोग गई हैं, और वो 10 मिनट के बाद उनको बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो गई थी। 15 मिनट के अंदर अंदर वो लोगों ने मीटिंग खत्म करके वो बाहर आ गए। तो there is absolutely an absence of communication with खान साहब। तो रऊफ साहब, ये जो वजह से इनकी मुलाकात होती है बैरिस्टर सैफ साहब की, इसको आप लोग काउंट नहीं करते? ये बैरिस्टर सैफ साहब की भी मुलाकात को देखिए कितनी देर हो गई है। और दूसरी बात है कि हमारी जो लीडरशिप है, जो पार्टी की लीडरशिप है, बैरिस्टर साहब साहब तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो लीडरशिप है, जो पार्टी की यहाँ सेंटर में है, उसमें हमारे चेयरमैन हैं, उसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उसमें और जो वकला हैं, लीड वकला हैं, जो खान साहब की केसेस भी हैंडल कर रहे हैं, उसमें हमारे सेनेटर्स हैं। उनकी मुलाकात कब हुई है लास्ट, आप बताइए? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं है। और ये इसके बावजूद कि आइन इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है, जेल मैनुअल इसकी इजाज़त देता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का हुक्मनामा भी है जिसमें कि उन्होंने शेड्यूल भी तय किया है मुलाकात का, उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो जाए। तो जब कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ना करे, तो लाजमी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि खान साहब की हिदायत के बगैर फाइनलाइज नहीं हो सकती। तो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि जी उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है या कि कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मसला इस वक्त जो बना हुआ है वो है कि पार्टी के लीडरान की खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अच्छा रऊफ साहब, अब एक और डेवलपमेंट इस दौरान हो गई ना, 2-3 दिन में बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो PTI के आपके 5 लीडर्स हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया, और उस ख़त के अंदर उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जी डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत से होने चाहिए। ये उनकी इंडिपेंडेंट राय है या फिर पार्टी के साथ इन असीर रहनुमाओं ने कोई मुशावरत की थी पहले?
देखिए, पार्टी की पोजीशन हमेशा से ये रही है, खान साहब ने बसाओ का स्टेटमेंट दी है, मैं दर्जनों प्रोग्राम्स में आके कह चुका हुआ हूँ। उस जमाने में जबकि मैं प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी था, अभी जब मैं थिंक टैंक को रिप्रेजेंट करता हूँ, पार्टी का जो पॉलिसी थिंक टैंक है, तो ये कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और हमने दोनों सतहों के ऊपर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। हमने जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ भी मुज़ाकरात, आपको पता है कि 7 महीने तक एंगेज किया था, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम मुज़ाकरात की बार बार बात कर रहे हैं, खान साहब भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और भी लोग सब कर रहे हैं। जब सियासी कायदीन, सियासी जो हमारी हुकूमत है, इसके साथ जब मुज़ाकरात किए, तो ये हमें पता चला कि इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं। इन्होंने वादा किया जी कि वो खान साहब से मुलाकात करा देंगे, हमारी नेगोशिएटिंग टीम की, 1 दिन में करवा देंगे। 1 दिन गुजरा नहीं, 2 दिन गुजरे नहीं, 7 दिन गुजर गए नहीं, और हैंड्स अप कर दिए इन्होंने। तो ये इनके पास कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई पावर नहीं है इनके पास। तो इसलिए हमारी जो इंसिस्टेंस रही है कि हम इनसे एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहेंगे, क्योंकि ताकत का मंबा वही है। आज भी हमारा वही स्टांस है। रऊफ साहब, वो जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने इन्हें कहा कि अपना तहरीरी मुतालबात हमें पेश करें, इन्होंने पेश ही नहीं किए, इनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है। ना कोई इख्तियार की बात नहीं है। देखिए, पार्टी के फैसले जो हैं वो खान साहब की अप्रूवल से मशरूत है, ये हम बिल्कुल ओपनली कहते हैं। जो खान साहब फैसला करेंगे, जिस फैसले को वो अप्रूव करेंगे, वही इंप्लीमेंट। और खान साहब के साथ अगर मुज़ाकरात इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं, तो क्या हम अपने लीडर के साथ बात नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो इशू यही है। बाकी रहा हमारा मुज़ाकरात के लिए, बिल्कुल हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं सियासी जमात होने के नाते। अल्टीमेटली आदिल साहब, आप भी जानते हैं कि निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठना होगा, लेकिन ये है कि रिलक्टेंस जहां से है वो खत्म होनी चाहिए, मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। और ये जो आपका सवाल था कि ये जो लेटर आया है, क्या ये पार्टी पॉलिसी, उन्होंने मुशावरत की, मुशावरत का तो उनको भी बेचारों को नहीं मौका मिलता जी, उनको भी चांस नहीं मिलता, उनके साथ भी बातचीत नहीं होने दी जाती। सो ये रऊफ साहब इंडिविजुअल की राय समझी जाए, ये पार्टी पॉलिसी से, लेकिन एक सेकंड, ये पार्टी पॉलिसी से हम आएंगे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यार। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी में तो आपकी अब राय ये है ना कि आप कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि हमने बात ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है और किसी से नहीं करनी। पार्टी इसी पोजीशन के ऊपर आगे बात कर रही होती है। जब पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, वो इसी बुनियाद पे फेल हो गया। एक ने कहा कि हमने इनसे कहा कि हमें लिख के डिमांड्स दें आप, लेकिन वो डिमांड्स हमें लिख के नहीं दी गई, और आपने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। दोनों ने एक दूसरे पे बेबसी का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मैं आप जो करंट सिचुएशन है उसको समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो ख़त लिखा है, आप ठीक है ये अलाइंड होगा पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ये इनकी इंडिविजुअल्स की अभी राय है, या उन लोगों ने आप लोगों से कोई कंसेंसस किया है? यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ बात हुई है, जो बाहर हैं लोग, उनकी अंदर वाले लोगों से? देखिए, एक तो आप कह रहे हैं लेटर, हमने डिमांड्स अपनी दी थी, हमने डिमांड्स दी थी। उमर अयूब साहब का लेटर गया था उनको, और उसमें इनको ये अफसोस हुआ था कि हमने खान साहब की रिहाई का मुतालबा नहीं किया था, उसको अपनी डिमांड में नहीं रखा था, हमने बाकी डिमांड्स रखे थे जो गया हुआ है। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात, देखिए इनसे भी मुलाकात करना एक आदाब है, बिल्कुल इनसे मुलाकात नहीं होती। बाकी ये पहले भी लेटर लिख चुके हुए हैं, पहले भी जो कभी कभी को विजिट कर लेता है या अपने वकला के जरिए जो मैसेजिंग बाहर आती है, ये लाजमी बात है कि डायलॉग को हम पार्टी बेस के ऊपर भी हम उससे इनकार नहीं कर सकते। बाकी रहा, आप बार बार वो सवाल उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, तो देखिए जब डायलॉग का आगाज होगा उसके बाद देखा जाएगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, मसलन एक ये प्रपोजल था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात होती है तो वो फिजिकली सामने नहीं आएंगे और कैमोफ्लेज किया जाएगा उसको एक पॉलिटिकल अपैरल में, तो ठीक है उस पॉलिटिकल अपैरल में कर ले। लेकिन अल्टीमेटली आप भी ये समझते हैं कि मुज़ाकरात, मीनिंगफुल मुज़ाकरात करने के लिए, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। और अब तो देखिए आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, वो खुल के बात कर रहे हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम है और यहाँ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक रॉबस्ट रोल प्ले कर रही है। और उन्होंने मिसालें दी है कल बैठ के जी कि अमेरिका में भी यही होता है, यूरोप में भी यही होता है। अब तो ओपनली बात हो रही है ना। लेकिन जब हुकूमत ये कहती है कि हमें तायीद हासिल है, उनकी सपोर्ट हासिल है, तो फिर तो कोई अमर माने नहीं है ना कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बैठ के बात करें। देखिए उनको सपोर्ट क्या हासिल है सर, वो देखे ना, उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं ये अर्ज ये कर रहा हूं कि उनके पास कोई ताकत नहीं है, फैसला करने की ताकत ही नहीं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं, उसमें इनका भी कोई रोल बताया जाता है, तो कोई चीज जो है वो हरफ आखिर नहीं होती है, वो हम उसको भी कंसिडर किया जा सकता है एट सम पॉइंट इन टाइम, वो कर लेंगे। लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए।
सर अभी आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है मिलने एस्टैब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड होने के बगैर मुज़ाकरात मीनिंगलेस हो। तो आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कोई नुमाइंदे बैठे हुए हों साथ इस मुज़ाकरात के अंदर? जी बिल्कुल, अल्टीमेटली उन्होंने ही फैसला करना, तो उनका मौजूद होना तो सर DGISPR के बयान से बहुत क्लियर है ना कि वो कहते हैं कि ये अब बात भूल जाएं कि कोई बात होगी, अब पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे से बात करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ये है कि अगर कोई हुकूमत में होगा तो हम उसके साथ खड़े हुए होंगे, उसका साथ दे रहे होंगे, लेकिन हम कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं ज़ाहिर है आपकी पार्टी की तरफ इशारा है कि वो मतलब कोई सियासी उसमें ना रहे, अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। वहाँ से तो क्लियर कट बात है कि नहीं होगी। देखिए आदिल साहब, मेरा मौक़िफ़ यही है, पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि मीनिंगफुल मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से हो सकते हैं। हम उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुल्क, इस कौम के मफाद में इन मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाना चाहिए था पहले ही। सर ये लेट हो चुका हुआ। ओके, अब मुझे ज़रा ये बताएं, बिल्कुल डायलॉग, पॉलिटिकल फोर्सेस को डायलॉग करना चाहिए, लेकिन आपकी जो डिमांड है और उनकी जो डिमांड है वही डेडलॉक कहला रहा है ना। मुझे सर ये बताएं रऊफ साहब कि ये जो शाह महमूद साहब कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए, हमसे बात करे पार्टी, आप पार्टी के लोग आप कह रहे हैं मिलने नहीं दे रहे, या वो क्या मामला है? क्योंकि वो कह रहे हैं हमसे मिले पार्टी के लोग आकर हमसे बात करें, और हमारी तो ये राय है इस मामले में। देखिए, जैसे खान साहब को नहीं मिलने दे रहे, मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल इनके जो हमारे अकाबरीन हैं उनकी 30 हफ्ते से मुलाकात नहीं होने दी गई। अब मुलाकातें जो हैं वो वकला की भी ख़त्म कर दी गई हैं। कोई सिमिलर माहौल जो है वो कोट लखपत जेल में भी है, इनकी मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। मसलन अगर मैं मिलना चाहूँ शाह साहब से या किसी और अपने दोस्त से वहाँ जो बैठे हुए हैं इस वक्त, पिछले 2 साल से जेल में है, तो मेरी मुलाकात नहीं हो। मैंने कई दफ़ा कोशिश की है, मैं नहीं मुलाकात कर सका। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए खत उनको लिखना पड़ जाता है, बाहर भेजना पड़ जाता है। अगर मुलाकातें लेकिन रऊफ साहब ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू हो जाए। रऊफ साहब, लेकिन शाह साहब जो कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौर साहब और सलमान राजा साहब मुझसे मिलने आए, हमसे मिलने आए, बात करें। वो तो ये शिकवा कनाए कि उनकी तरफ मुलाकात के लिए ही नहीं जा रहे। वो कोशिश करते हैं, उनको इजाजत नहीं दी जाती। गौहर साहब की मुलाकात तो शाह साहब के साथ जब वो हॉस्पिटल में थे, वो मुलाकात उनकी 2 घंटे की हुई है। अभी रिसेंटली तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले गौहर साहब की मुलाकात हुई है, और अभी भी मेरी उनसे बात हुई थी गौहर साहब से। वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा दोबारा मुलाकात करूँ वहाँ, लेकिन अडयाला कोट लखपत में नहीं मुलाकात करने देते। भाई मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, बहुत मिलना जो है वो एक अज़ाब जहाँ है, वो इजाज़त नहीं देते मुलाकात की। इसलिए मुलाकात हो गई थी गौहर साहब की कि वो हॉस्पिटल में थे उस वक्त, और किसी तरीके से उन्होंने वो हॉस्पिटल में जाके उनसे तकरीबन 2-2.25 घंटे की मुलाकात हुई थी, जिसमें एक्सटेंसिवली डिस्कस हुए थे मामला। एक चीज सिचुएशन को बराए मेहरबानी समझे कि प्रॉब्लम हमारा नहीं है, प्रॉब्लम दूसरे लोगों का है जो कि हमें मिलने नहीं दे रहे अपने लीडरान से, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती। ओके, अब सर ये बताएं कि एक तरफ खान साहब तहरीक का ऐलान कर बैठे और उसके बाद ये ख़त फ़ौरन सामने आ गया, तो अब ये क्या इसको तसव्वुर किया जाए कि एक तरफ मुहर्रम के बाद एहतजाज का और दूसरी तरफ पार्टी की सीनियर लीडरशिप का जो जेल में कैद है उनका ये मौक़िफ़, तो अब तो ये एक तरह का मतलब मैं फिर यही कहूँगा फिर ये कन्फ्यूजन ही है ना कि अब मुहर्रम के बाद क्या होगा, मुज़ाकरात के लिए कोशिश की जाएगी या एहतजाज के लिए? देखिए, अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, मैंने जैसा कि कहा है कि हम हमेशा से ओपन हैं मुज़ाकरात के लिए। आज मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो हर चीज़ मौखर हो सकती है। खान साहब ने फैसला करना है ना, आप सबसे पहले ये करें कि हमारी खान साहब से मुलाकात होने दें। नंबर 2 बात, मुज़ाकरात शुरू करें। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो बाकी चीज़ें जो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आदिल साहब। मुज़ाकरात ही अल्टीमेट हल है, मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ते निकलेंगे, लड़ने भिड़ने से रास्ते नहीं निकलेंगे, ना निकले हैं कभी, ना निकलेंगे। ओके रऊफ साहब, ये जो चौधरी निसार साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि फिर कुछ इत्तलात हैं कि चौधरी निसार साहब की खान साहब से भी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये कोई डेवलपमेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? कोई ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है? देखिए जी, अल्टीमेटली अगर कोई बंदा एक रोल प्ले कर सकता है मुज़ाकरात शुरू करवाने में, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नंबर 2 बात, चौधरी निसार साहब PMLN के साथ उनकी बड़ी लंबी एसोसिएशन है, आपको जानते हैं, उनसे मुलाकात हुई है। बाकी जो कुछ इस वक्त कहा जा रहा है वो स्पेकुलेशन के जुमरे में आता है, क्या सराई के जुमरे में आता है। तो मेरा ख्याल है कि क्या सराई को आगे नहीं बढ़, लेकिन मैं असूलन बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी शख्स या अशखास मीडिएट करके मुज़ाकरात शुरू करवा सकते हैं तो एक अच्छा फेद होगा, अच्छा एक काम। चौधरी साहब की मीडिएशन में अगर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आप लोग इसको एंडोर्स करेंगे?
देखिए सामने आए ना पहले कि क्या क्या किस तरीके से क्या डिस्कस करना है, किसके साथ होना है, मुज़ाकरात होने हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या होगा, ये सब चीजें सामने आएंगी तो भाई फौरन फैसला हो जाएगा। ओके, केपी में कोई अदम एतमाद का डर है आपकी हुकूमत को उधर? डर का लफ्ज तो नहीं मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये मतलब जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके बाद कोई चीज दस्क्यास नहीं है, बई दस्क्यास नहीं है, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं। लाजमी बात है कि इनकी ख्वाहिश होगी कि केपी में हमारी हुकूमत को खत्म किया जाए, बिल्कुल, लेकिन कर नहीं सकेंगे मेरा ख्याल है। ये कह रहे हैं कोई 20+ लोग हैं जो छोड़ जाएंगे आपकी पार्टी को, आज़ाद उम्मीदवारों। जो हमारी जब हुकूमत थी उसके बाद 28 लोग ने हमें छोड़ा था, जो मंडी लगी थी इंसानों की ज़मीरों की, यहाँ सिंध हाउस में पैसे मिले थे और पता नहीं क्या क्या इंड्यूसमेंट्स मिली थी। वो 28 सियासी जनाजे हैं इस वक्त जो मुल्क में फिर रहे हैं, और उनमें से कुछ जनाजे जो हैं वो लेके हमारे दर के ऊपर भी कशकोल लेके पहुंचे हुए हैं कि जी हमें वापस ले लीजिए। जो इनका हशर हुआ है उसके बाद भी जिसने छोड़ना है या छोड़ने की कोशिश की है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जाएगा। 20 बंदों की बात जो है मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ, 20 से ज्यादा की सुन रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये जो है 8 फरवरी के बाद मैंने बड़ी दफा सुनी है, बहुत से लोगों ने ये कहानियां सुनाई हैं। अभी तक तो कोई बंदा तोड़ नहीं सके। हाँ, किडनैप हुए हैं हमारे बंदे, जबरदस्ती उनसे उनको उठाया गया है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन कोई विलिंगली जो है वो उसने खान साहब के साथ अपनी कमिटमेंट जो है उससे वो उसके ऊपर कायम रहा है। तो मुझे वहाँ तो नजर नहीं आता, लेकिन राष्ट्रीय कंडे जो हैं, हुकूमती कंडे जो हैं वो खासे शदीद भी हो सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। अभी तो सारा ये कंजेक्चर है, अभी तो क्या सारा ये। तो रऊफ साहब, ये जो साहिवाल वाले साहब गए, कहा जा रहा है पंजाब में कुछ और नाम भी हैं, वहाँ भी कहते हैं कि 10-15 लोग हैं जो जा सकते हैं, तो ये जो गए हैं साहब, ये तो किसी दबाव के बगैर ही चले गए। ये गए थे जी, इनको किडनैप किया गया था, इनसे वोट भी लिया गया था, आपको याद होगा, ये उनमें से एक है, कोई नया बंदा नहीं है। तो ये ऑलरेडी जो हमें ये हमारे डिसिप्लिनरी नोटिस के ऊपर थे ये साहब, व्यास साहब। सो आप इन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चले जाएंगे? जी हाँ, वो सारे मतलब प्रैक्टिकली तो जा चुके हुए हैं ना, जो लोग हमको जिनको हमने डिसिप्लिनरी नोटिस दिए हुए सारे, ये 6 लोग थे, आपको पता है। उनमें तो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे भी थे, वो भी अभी तक आपके लोगों की रेड लिस्ट में ही है? वो नहीं, हमारे वो हमारे साथ है। तो वो आपके साथ है। रऊफ साहब, ये केपी के अंदर जो सिचुएशन है, ऑपोजिशन में होते हुए भी आप लोग मौलाना साहब को क्यों ऑन बोर्ड नहीं ले सके? क्योंकि वो भी तो हुकूमत के ख़िलाफ़ आपका एक स्ट्रॉन्ग आपके अलाई बन सकते थे, एक प्रेशर बिल्डअप हो सकता था, वो लिंक क्यों मिसिंग है? बल्कि वहाँ पर अब सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। इज़ दैट द केस? वाकई आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, या वहाँ पर कोई पॉलिटिकल मिस्टेक हुई है आप लोगों को? देखिए आदिल, जो हमारे आपको पता है JUI के साथ, जो मौलाना साहब के साथ ताल्लुकात थे, आज जो ताल्लुकात हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हम चाहते हैं कि उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हमारे कायम रहे। लाजमी नहीं है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज हर इशू के ऊपर एक पेज के ऊपर आ जाएं। जहां हमारी उनके साथ कोऑपरेशन लेवल बहुत बड़ा है, वहीं हमारे उनके साथ इख्तलाफात जो हैं वो भी मौजूद है। तो मैं कोई सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जी उनके साथ हमारी जो कोलैबोरेशन है, जिस भी मिनिमल लेवल की कोलैबोरेशन है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हम चाहेंगे कि उसको ना सिर्फ जारी रखा जाए बल्कि उसको मजीद स्ट्रेंथन और एक्सपैंड किया जाए। मेरी अप्रोच जो है, पार्टी की अप्रोच यही होगी, तो हम इसी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। उस कोलैबोरेशन को, अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सो ये जो एक बात की जा रही है कि अगर मौलाना साहब के साथ डायलॉग होगा तो वज़ीर आला की तब्दीली की भी बात हो सकती है या होती है, ये निगोशिएबल है आप लोगों के लिए, या आउट ऑफ क्वेश्चन है कि नहीं वज़ीर आला चेंज नहीं होंगे? ऐसी किसी बात के बारे में तो हमें पता भी नहीं है अभी कि जी किसी ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ सोचा है। बल्कि इसमें जो JUI की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हम किसी किस्म की कोई ऐसी बात सोच भी नहीं रहे हैं, करना तो बात की बात है। तो उस ऐसी चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट करना मेरा ख्याल गैर मुनासिब। सो ये रऊफ साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि ये तय है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं होगा तो आप लोग सियासी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे? हमारी कंटेंशन ये है कि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट ने फैसले करने हैं, इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें ज़रूरी है। उस इन्वॉल्वमेंट की क्या शक्ल होगी, ये इसके बारे में डिबेट की जा सकती है, इसके बारे में फैसला किया जा सकता है। तो वो शक्ल आप सियासी जमातों में भी किसी को समझ सकते हैं ना उसके लिए?
ये सब चीजें जब टेबल के ऊपर आएंगी, पता चलेगा कि वो इस तरीके से उनकी शमूलियत होगी, तो वो चीजें फिर उसके बारे में बात की जा सकती है, किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंचा जा सकता है। राइट, थैंक यू सो मच। रऊफ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे थे, और बता रहे हैं कि अभी भी PTI का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, और सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट यानी PMLN या इस्टेब्लिशमेंट साथ होगी तो डायलॉग होगा, अदरवाइज़ जो है ये नहीं होगा। लेकिन जो असीरान हैं, जो PTI के सीनियर लीडरशिप अरेस्ट है, उनका मानना ये है कि हमें सियासी जमात के साथ, सियासी जमातों के साथ ही मुज़ाकरात करके आगे बढ़ना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कुछ तंग होते जा रहे हैं। 2-2.5 साल की कैद के बाद उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही बात करनी पड़ेगी तो कोई रास्ता निकलेगा। तो वो जो एक हाई बार सेट किया था वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बात करें तो सोल्यूशंस निकल सकते हैं सियासी तौर पर, लेकिन अगर ये ज़िद रही कि हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकार हो चुका है और कई बार हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम मसला डिस्कस करेंगे। हमारे साथ JUIF के रहनुमा मौजूद होंगे, कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में PTI को दी गई 77 कौमी और सूबाई नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम हो चुकी हैं, जिसकी बड़ी बेनिफिशरी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI है। दूसरी तरफ JUI और PTI में भी राब्तों के इत्तलात सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक मौलाना ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने की एक रिपोर्टेडली ये शर्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तब्दीली है। क्या PTI और JUI में ऐसी कोई बातचीत चल रही है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, JUI को भी काफ़ी हिस्सा मिला है इसमें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी पार्टी का? उसमें ऐसा है कि ये जो जजमेंट अंडर रिव्यू थी 2 के, मेरा अपना ख्याल ये था कि ये दुरुस्त नहीं है, मगर इसके बावजूद मौलाना की हिदायत में हमने ना रिव्यू पिटिशन फाइल की, ना हम इसमें अपीयर हुए हैं, न सिर्फ पार्टी के बिहाफ पे बल्कि उन अफेक्टिव्स के बिहाफ पे भी पेश नहीं हुए जिनसे सीटें चली गई। अब दोबारा फैसला किया है, लॉ ऑफ लैंड है, और के नतीजे में पार्टी को सीटें आती हैं, तो फिर पार्टी जाहिर है किसी और पार्टी को तो जा नहीं सकती है। अगर हम न भी लें तो भी किसी और पार्टी को नहीं जा सकती है, तो फिर तरफ है तो फिर उसको जो है करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो PTI की जानिब से आईनी बेंच के फैसले पर एतराज़ात सामने आए हैं, कोर्ट ऑर्डर्स और बेंच की जो स्ट्रेंथ के हवाले से भी उन्होंने बात की है, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? ऐसा है कि जब तक PTI अगर मामलात को दुरुस्त करना चाहे तो अपनी कानूनी गलतियां पहले तस्लीम कर ले, और अगर कानूनी गलतियां तस्लीम कर लेगी तो फिर आइंदा गलतियां नहीं होंगी। क्या उन्होंने उस पार्टी के साथ इल्हाक किया जाके जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था? जवाब होगा कि नहीं। जो जजमेंट अंडर रिव्यू थी उसमें क्या वो 3 दिन का टाइम जो है इनलार्ज किया जा सकता था? जवाब है कि नहीं। क्या ये ऐसा मुमकिन था कि 2 फरीक लिटिगेशन कर रहे हों, राइटली या रॉन्गली, तो उन दोनों के दरमियान फैसला हो सकता है, मगर कोई तीसरा फरीक जो कि तीसरा बल्कि फरीक ही नहीं है, क्या उसके हक में कोई फैसला किया जा सकता था? जवाब अगेन है कि नहीं। तो वो जो जजमेंट अंडर रिव्यू थी वो दुरुस्त नहीं थी, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, और इसमें ठीक ये बात हो सकती है कि कुछ मतलब शहर के लोग भी जालिम थे, मगर कुछ PTI को मरने का शौक और जो कुछ हुआ वो उन्होंने इनवाइट किया था। आपकी बातों से वैसे ये इंप्रेशन मिलता है कि PTI की कानूनी हिकमत अमली की वजह से फैसला खिलाफ आया है। जो कुछ वक्त के अंदर, जिस गिवन टाइम के अंदर करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अगर मैं यहाँ पे कोयटा का रहने वाला हूँ, मगर मैं इस्लामाबाद में पेपर फाइल करूँ और इस्लामाबाद का कोई शख्स मेरे अगेंस्ट पेपर फाइल न करे और रिजल्ट इसका ये निकले कि मैं अनअपोज आ जाऊँ, बावजूद इसके कि मुझे एक वोट भी नहीं मिला, मगर मैं इलेक्टेड तस्वुर होऊंगा, मैं नोटिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा? इस बात का जवाब सोच लीजिए, आपको सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा।
कि जी ये कहना कि जी उसने इतने वोट लिए थे, हमने इतने वोट लिए थे। भाई जो कुछ करना था आपको गिवन टाइम में करना था, वो गिवन टाइम आपने जानबूझ के छोड़ दिया, या फिर आपने किसी मजबूरी के तहत छोड़ दिया, या फिर आपको पता नहीं था। तो जो भी इसमें सूरत हाल हो, आपसे जो है ना ये मसला जो है वो आप कानूनी तौर पर रह गए। ओके, सो ये जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, इसमें वैसे क्या सदाकत है? इस हवाले से पीटीआई ने कोई आपसे कांटेक्ट किया है? पीटीआई वैसे जो है, मैं कल नहीं परसों मौलाना साहब के पास गया था, तो मुझे पता चला कि पीटीआई के मुझसे पहले कोई पीटीआई के दोस्त भी मौजूद थे वहाँ पे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, मगर अब वो क्या बात हुई मुझे इस बातों का इल्म नहीं है, मगर पीटीआई के दोस्त उस वक्त आए थे। इसके अलावा भी मौलाना साहब के साथ राब्ते में पीटीआई के कुछ लोग यकीनन हैं। अच्छा कामरान साहब, ये खबरें क्या दुरुस्त हैं कि जेयूआई ने पीटीआई को तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने की यकीन दहानी करवाई है और शर्त भी रखी है कि ये अली अमीन को तब्दील करे? ये ऐसी स्पेकुलेशन है, ऐसा है कि कल मुझसे भी ये पूछा गया था। मैं जो कुछ अली अमीन साहब करते हैं, मैं खुद बजाते खुद मैं ज़ाती तौर पे अपना बता रहा हूँ, पार्टी का नहीं बता रहा। मैं उसको पसंद नहीं करता। वजह उसकी ये है कि हमारी लीडरशिप पे वो जिस तरह से जो उसके मुंह में आता है, जो अच्छी बुरी बात वो कर सकता है अपने कद के मुताबिक, वो कर जाता है। तो अगर मेरा भी बस चले तो मैं अली अमीन को इमीडिएट तब्दील कर दूंगा। मैं अपनी जाती कामरान मुर्तज़ा की राय, अपना पार्टी की राय नहीं बता रहा। तो ये खबरें जो ना फिर आगे इस पे कहानियां लोगों ने खुद बना दी। अच्छा, मौलाना साहब ने सड़कों पर आने की भी अब धमकी दी है। इस हवाले से जेयूआई का क्या मौक़िफ़ या मुतालबात हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की, जिसको ना मानने पर ऐसा हो भी सकता है कि सड़कों पर हो आप? दो बातें, एक हमारा ग्रीवेंस है मरकजी हुकूमत के खिलाफ, जो लेजिस्लेशन हो रही है उससे पहले वाला ग्रीवेंस तो इलेक्शन के हवाले से मौजूद है। इलेक्शन जो है ना बजाते खुद दुरुस्त नहीं है, मगर इसके बाद जिस तरह की लेजिस्लेशन हो रही है हमारे ऐवानों में, वो लेजिस्लेशन भी जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। और उस दुरुस्तगी के, उस ना दुरुस्तगी के खिलाफ जो है ना वो हमारे अंदर एक चीज़ें जो है ना वो कुक हो रही हैं। एक बात तो ये है। इसी तरह जो सूबे में हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी सूबों में भी ज़रूर, मगर खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त खास तौर पे बात कर रहा हूँ, वहाँ जिस तरह से करप्शन की इतलात हैं और जिस तरह से लूटमार जारी है, उसमें भी जो है वो हमारी रिजर्वेशंस हैं, और उसके अगेंस्ट भी जो है वो हम सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, हम आ भी सकते हैं। सो क्या 26 अमेंडमेंट पे आपको कोई रिग्रेट है? वैसे जमात को किस चीज़ का रिग्रेट है? जमात ने जो कुछ कहा है दुरुस्त कहा है और सच कहा है, जो कुछ है आवाम के साथ शेयर किया है। रिग्रेट उनको होना चाहिए जिन्होंने आके झूठ बोला है। कल उन्होंने एक बात की थी, उसके बाद मौक़िफ़ तब्दील किया है। हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हमने जो अपने एजेंडे के मुताबिक, जमात के एजेंडे के मुताबिक जो चीज़ें हम आगे ला सकते थे वो हमने उसमें मंजूर करवाई हैं। इस हवाले से हमारा कोई रिग्रेट नहीं है। और बाकी इंसान का बनाया हुआ कानून है, उसमें गलतियाँ किसी टाइम भी निकल सकती हैं, और अगर निकलेंगी तो उसमें दुरुस्त भी हो सकती है। तो अगर 27 अमेंडमेंट आती है तो क्या जेयूआई फिर साथ देगी, उसका साथ दोबारा दे सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि 27वीं तरमीम मौजूदा निज़ाम को तक़वियत देने के लिए लाई जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाँ, जेयूआई जो है आंखें बंद करके किसी चीज़ को वो नहीं करती। क्या 27वीं तरमीम जो लोग कह रहे हैं, क्या वो किसी के सामने आई है? किसी ने देखी है? हमने उस वक्त तक कोई कमिटमेंट नहीं की, बल्कि जब कुछ चीज़ें सामने आ भी गई तो भी हमने 5 हफ्ते 26 अमेंडमेंट पे भी लगाए थे, और वो उसमें हम देखते रहे कि कौन साथ आएगा। मगर आप देखिए ना, वोखला साथ निकले ना कोई और जमात साथ निकली। घर में बैठ के तो सारे जो है ना वो ड्रम बीटिंग करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। कामरान मुर्तज़ा साहब के सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्या तबाही आ रही है, क्या मुश्किलात क्रिएट कर रही हैं, और क्या चैलेंजेस आगे क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ख़ुद भी इसका विक्टिम है। लेकिन यूरोप में क्या हो रहा है, वेस्ट की तरफ अब क्लाइमेट चेंज के क्या असरात हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तकबिल का ख़तरा नहीं बल्कि हाल की हकीकत है। शदीद मौसम,
जैसे तूफान, हीट वेव और सैलाब ना सिर्फ ज़्यादा शदीद और तवील हो गए हैं बल्कि अब वो मामूल बनते जा रहे हैं। यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। पिछले 7 दिनों से दर्जा हरारत ने 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हद उबूर कर ली है। माहौलियाती एजेंसियां रेड अलर्ट जारी कर रही हैं। पुर्तगाल में मोरा नामी कस्बे ने 47 डिग्री सेंटीग्रेड का नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो 2017 के 45 डिग्री को पीछे छोड़ गया है। साइलों पर हाई टेम्परेचर की वजह से बनने वाले रोल क्लाउड ने सयाहों को हैरान कर दिया है। स्पेन के शहर बार्सिलोना ने 100 साल तारीख का गर्म तरीन जून रिकॉर्ड किया है, जबकि जनूबी स्पेन में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा है। फ्रांस के 16 इलाकों में रेड अलर्ट है। पेरिस में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में कई ऐसे इलाके शामिल हो गए हैं जिनका तारीखी रिकॉर्ड बन गया है। 1300 से ज़ायद स्कूल और मशहूर आईफिल टावर भी बंद कर दिया गया है। इटली के 17 बड़े शहरों में गर्मी की लहर जारी है। एक शख्स गर्मी के बायस काम के दौरान गिरकर हलाक हो चुका और ये सब कुछ यूरोप में बहुत अजीब मालूम होता है। बेल्जियम में शदीद गर्मी की वजह से कई ट्रेनें मनसूख हुई हैं। मुसाफिरों को पानी साथ रखने और सफ़र कम करने की हिदायत की गई है। तुर्की में 50,000 अफराद को आग की वजह से निकाला गया है। बरतानिया और जर्मनी में भी दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है। यूरोप की मेट रिपोर्ट के मुताबिक ये खित्ता दुनिया के सबसे तेज़ी से गर्म होने वाले बड़े आज़मों में शामिल हो चुका है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले सालों में ये हीट वेव मज़ीद आम और ख़तरनाक हो सकती है। पिछले 40 बरसों में यूरोप में मौसम से जुड़े वाक़यात की वजह से तकरीबन 1.5 लाख अफराद जाँ बहक हुए। इनमें से 85% सिर्फ हीट वेव से मुतासर हुए हैं। माली नुकसान का अंदाज़ा तकरीबन $500 बिलियन का लगाया गया है। मसला सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहा, समंदर भी अब खौल रहा है। बोइरा रूम का दर्जा हरारत मामूल से 9 डिग्री ज़्यादा हो चुका है। अफ्रीका से आती गर्म हवाएं ज़मीन और समंदर दोनों को गर्म कर रही हैं। ये खतरनाक चक्कर है। हीट वेव समंदर को गर्म करती है और समंदर वापस खुश्की को। यूरोप बाकी दुनिया से 2 गुना रफ्तार से गर्म हो रहा है। हीट वेव की शिद्दत और दौरानियाँ ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से मौसमी असरात से लड़ रहा है। बेमौसम की बारिशें, सैलाब, हीट वेव, शदीद तूफ़ान, स्मोक और इर्रेगुलर वेदर पैटर्न 2 दिहाइयों में पाकिस्तान ने तकरीबन $100 अरब का नुकसान कर लिया है और ये सब कुछ माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ है। एशियन डेवलपमेंट के मुताबिक माहौलियाती तबाही से पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का एवरेज नुकसान करना पड़ रहा है, जिससे गुर्बत की शरह में मज़ीद इजाफा होता है। सिर्फ 2022 के सैलाब में 1700 लोग जाँ बहक हुए। बराह रास्त नुकसानात की मद में $14 अरब और सैलाब की मुआशी असरात के नतीजे में मज़ीद $15 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2050 मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से नुकसानात का अंदाज़ा GDP के 20% तक पहुँच सकता है। अगर आज के GDP से अंदाज़ा लगाएं तो $80 बिलियन बनते हैं। यानी फिज़िकल लाइफ से लेकर फूड सिक्योरिटी तक सब कुछ दाव पर है। अगरचे माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन रिस्क के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर है। अब करना क्या है? जाहिर है शॉर्ट टर्म में से तो ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। सबसे पहले हमें माहौल के साथ एडॉप्टेशन करनी है। जैसे हम देखते हैं कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की जाती है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की जाती है, एग्रीकल्चर रेजिलियंस दिखानी होती है उनके लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें अब कुछ रिलायंस करना है, क्योंकि ये जो सारा पीरियड है जिसमें हमें फोकस जिन चीज़ों पर करना है उसमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है कि उसके ज़रिए हम इन चीज़ों से बच सकें। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लाजमी फ़रोग़ देना होगा। लॉन्ग टर्म अहदाफ जो हमारे सामने हैं उसमें हमें डीकार्बनाइजेशन करनी है, इको रेस्टोरेशन पर तवज्जो देनी होगी। वक्त कम है और चैलेंज बड़ा है और पूरी दुनिया अब जो है वो इस काम पर लग चुकी है और वेस्ट में इसके लिए प्रिपरेशंस की जा रही हैं, बल्कि कुछ सालों से प्रैक्टिस की जा रही है कि कार्बन एमिशन और जो क्लाइमेट चेंजेस की सूरत में मसाइल हैं उससे निपटा जा सके। सो हमें जो कुछ भी करना है वो अभी करना है और बड़े फोकस के साथ लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए प्लानिंग करनी है। इसके लिए मज़ीद देर नहीं की जा सकती। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।